6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जब जापान के 2 शहरों के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, तो दूसरी तरफ विश्व एक नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग का प्रत्यक्ष रूप से साक्षी बना और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है, जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। कोल्ड वॉर के दौर में पूरा विश्व 2 महाशक्तियों के अपने अपने पक्षों या अपने अपने हितों के माध्यम से उनके साथ जुड़ गया, जिससे कहा गया कि विश्व का पोलराइजेशन हुआ। आइए समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के माध्यम से, जैसे इसका प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन में कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग परमाणु बम के माध्यम से बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोग हिरोशिमा और नागासाकी में देखा जा चुका है। तो क्या होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूएसएसआर ने अपना बहुत सारा रिसोर्स का प्रयोग करके न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करना शुरू किया था और इसी क्रम में उसने कीव शहर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही और इसी क्रम में कीव शहर से, यानी जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित किया गया, जिसके भीतर 4 प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया। प्रत्येक पावर प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट की थी, जिसमें लगभग यूक्रेन की 12 से 15% विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती थी। रिएक्टर नंबर 3 और 4 सेकेंड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, जबकि रिएक्टर नंबर 1 और 2 फर्स्ट जनरेशन के पावर प्लांट थे। माना जाता है कि सेकेंड जनरेशन के पावर प्लांट में कुछ लूप होल्स आ रहे थे, जिसमें सिक्योरिटी एरर देखी जाती थी। सेकेंड जनरेशन के न्यूक्लियर पावर प्लांट अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित भी माने जा रहे थे और ये आरबीएम के डिजाइन बेस्ड थे। आरबीएम के में क्या होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। वर्तमान सिनेरियो में या प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मॉडरेटर के रूप में पानी या भारी जल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगर चेरनोबिल डिजास्टर की बात की जाए तो यह रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट के दौरान हुआ था। क्या हुआ था उस दिन, इसको जानने के लिए थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे कार्य करता है यहाँ देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि जो फ्यूल रॉड्स होती हैं उसमें फ्यूल रॉड के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम फ्यूल जो होता है उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन्स को डाला जाता है, जिसके माध्यम से उस पर चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसके माध्यम से फास्ट न्यूट्रॉन और भारी मात्रा में एनर्जी का मतलब हमें मिलती है। जो फास्ट न्यूट्रॉन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं मॉडरेटर के रूप में, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम की जाती है, जिससे वो आगे के यूरेनियम जो फ्यूल भरा हुआ है या फिर यूरेनियम की छड़ जो है उनको चेन रिएक्शन में दोबारा से शामिल करता है। मॉडरेटर के रूप में अगर जब सामान्य जल भरा जाता है या कुछ मात्रा में ग्रेफाइट के साथ पानी मिला के उसको रखा जाता है, मॉडरेटर के रूप में जब सामान्य जल को ग्रेफाइट के साथ में डाला जाता है तो पानी वेपराइज्ड होके भाप में बदलता है और टरबाइन को चलाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही पानी जो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कूलेंट का भी काम करता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि पानी का फ्लो लगातार बना रहना चाहिए। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी की आपूर्ति जो थी एक वहीं पे मैन मेड रिजर्वायर से मिलती थी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आवश्यक होता है कि कंटिन्यू रूप से पानी की आपूर्ति होती रही, यह कभी बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि मान ले कभी बिजली चली जाती है, तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, जिसके लिए बैकअप के रूप में डीजल जनरेटर की व्यवस्था की गई थी, जिसे चालू करने में एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 मिनट का समय तो लग ही जाता था। लेकिन जो 1 से 2 मिनट का टाइम का गैप हो रहा था, इसकी आपूर्ति या माना जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतनी एनर्जी तो बची ही रहती है या स्टीम इतनी रहती है कि वो टरबाइन को चला सकता है और 1-2 मिनट की जो बिजली की आपूर्ति है उसकी कमी को वो पूरा कर सकता है। इसी क्रम में
26 अप्रैल की रात को यही रूटीन सेफ्टी टेस्ट कंडक्ट किया जाना था कि यदि बिजली की मान लो आपूर्ति नहीं होती है तो डीजल जनरेटर जो है उनको स्टार्ट करने में जो 1 से 2 मिनट का गैप आ रहा था, इसकी आपूर्ति पावर प्लांट के एनर्जी से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यह टेस्ट पहले भी कई दफा किया जा चुका था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 में खराब डिजाइन के चलते कभी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। इसीलिए 25 अप्रैल की रात 11 बजे रूटीन सेफ्टी टेस्ट को कंडक्ट किया गया, जो 26 अप्रैल रात में देखते देखते 2 बजे तक यह हादसे में बदल गया। हादसे पे आने से पहले इसके थोड़े बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। 26 अप्रैल को जब उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट की तो उनका मानना था कि जो प्रोडक्शन लेवल है यानी उसमें जितनी कैपेसिटी है वो 1600 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको घटाकर 700 मेगावाट तक लाना था, जिसके लिए वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड को इंसर्ट किया जो एक्सपेक्टेड से काफी नीचे चला गया, लगभग 30 मेगावाट तक चला गया। इसका कारण था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसे जेनॉन 135 कहा जाता है, जो न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है। आमतौर पे टेम्परेचर हाई होती है, एनर्जी हाई होती है जब रिएक्टर में, तो क्या होता है कि जेनॉन जल जाता है और वहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन पावर कम होने पर यह मॉडरेटर का भी काम करने लगता है, जिससे रिएक्टर की प्रोडक्टिविटी घटती गई और वो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं, वहां पे वो कार्य करने वाले वर्कर। सुपरवाइजर ने कंट्रोल रॉड को बाहर निकालने की जगह पे बताया कि इसको 200 मेगावाट तक भी ले जाने के लिए भी हमें इंसर्ट करना पड़ेगा और भी मतलब जो कंट्रोल रॉड्स हैं उनको। सुपरवाइजर ने अपने वर्कर्स को ये ऑर्डर दिया कि कंट्रोल रॉड्स को बाहर खींच लिया जाए और फ्यूल रॉड जो है वो प्रॉपर कार्य करने लगे, लेकिन यह बढ़ के 200 मेगावाट तक ही पहुंच पाया था। जो आवश्यक था 700 मेगावाट वहां तक नहीं पहुंच पाया था, तो बचे हुए कंट्रोल रॉड्स को भी बाहर निकालने के लिए कहा गया। इससे होता क्या है कि वर्कर्स और सुपरवाइजर ने सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि 115 में से मिनिमम 15 कंट्रोल रॉड्स कोर में होने ही चाहिए, लेकिन महज 7 से 8 ही उस समय कोर के भीतर रह गए थे, जिसके कारण से पावर बढ़ने लगा और 1:19 तक पावर इतना अधिक बढ़ गया कि कोर में उपस्थित जो पानी था वो वेपराइज्ड होने लगा और कूलेंट का कार्य कर रहा था अचानक से स्ट्रीम में बदल गया। इन सभी कारणों से पावर बढ़कर 33,000 मेगावाट तक चला गया और पावर बढ़ने से जेनॉन भी जल गया, जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। यह सिचुएशन जो थी वो एक्सट्रीम पावर सर्ज की हो गई और न्यूक्लियर रिएक्शन या चेन रिएक्शन बहुत अधिक बढ़ गया और वहां लगी लेड और पूरे स्ट्रक्चर जो था वो हिलने लगा और देखते देखते एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से रिएक्टर का कोर मेल्ट होने लगा और एक दूसरा ब्लास्ट भी हो गया, जिससे पूरे स्ट्रक्चर पर लगी 1000 टन की लेड उड़ जाती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया। 2 लोगों की इंस्टेंट मौत हो जाती है और लगभग 5 से 10% यूरेनियम फ्यूल जो 192 टन फ्यूल था उसका 5 से 10% रिएक्टर के चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल गया। 1:26 पर फायर अलार्म बजने से फायर फाइटर्स आते हैं और वे आग पर काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसे एक नॉर्मल आग समझ रहे थे, लेकिन यह ग्रेफाइट की आग थी। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही थी। इसमें हेलीकॉप्टर्स को भी आग बुझाने में लगाया गया, लेकिन आग इतनी विध्वंसक थी कि उसे काबू करने में लगभग 10 दिन का समय हो गया, तब भी इसे नहीं बुझाया जा सका। हेलीकॉप्टर के माध्यम से धूल, मिट्टी, लेड इन सब का छिड़काव या उसके ऊपर आग के ऊपर डाला जा रहा था, लेकिन इसको करने के लिए हेलीकॉप्टर को सीधा आग के ऊपर जाना होता था, जिसके कारण से एक हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ जाता है, जिसके कारण से उसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। फायर फाइटर्स जब वापस अपने घर गए तो उन्हें वोमिटिंग होने लगी और वे कई बीमारियों की चपेट में आ गए थे। 28 फाइटर्स जो थे कुछ ही महीने में मारे गए
और जिसमें जितने रेडिएशन की मात्रा गई थी उसी के अनुसार उसकी मौत हो गई। यानी यह कहा जा सकता है कि जो ज्यादा संपर्क में रेडिएशन के आए थे उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई, लेकिन जिनमें कम रेडिएशन की मात्रा गई थी उनकी मौत थोड़े दिनों के बाद हो गई। 10 दिनों के बाद भी आग पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और हीट टेम्परेचर के कारण रिएक्टर के बेस में क्रैक्स आने लगे थे, जो एक और समस्या को पैदा कर सकता था, क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक पॉन्ड था। यदि टेम्परेचर अधिक बढ़ता है तो वाटर जो है वो वेपराइज्ड होने लगेगा, जिसके कारण से पानी भाप में बदलेगा और भाप में बदलने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और देखते देखते तीसरा ब्लास्ट होने की संभावना जताई जाने लगी, जिसके माध्यम से यह हो सकता था कि जो बचा हुआ फ्यूल रिएक्टर के कोर में इकट्ठा था वह भी एटमॉस्फेयर में फैल जाता, जिसके लिए जरूरी था कि पॉन्ड में किसी को उतरकर उसके सेफ्टी वाल्व को खोल दिया जाए ताकि जो स्टोर्ड पानी है वो बाहर निकल सके। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि उस तालाब में या उस पॉन्ड में उतरेगा कौन, क्योंकि पानी जो था वो रेडियो एक्टिव तत्वों के कुछ अंश भी उसमें मौजूद थे। ऐसे समय में ही कोई रियल लाइफ हीरो सामने आता है और जो जाकर वॉल्व खोलता है और पानी निकाल देता है, जिससे संभावित खतरा तो टल जाता है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि जो उस तालाब में उतर रहा है उसकी भी मौत रेडियो एक्टिव संपर्क में आने के कारण से मौत हो जाएगी, लेकिन यह नहीं होता है क्योंकि जो उसमें उतरता है उसकी मौत हार्ट अटैक के कारण से 2 साल के बाद होती है। रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होने के कारण से रेडियो एक्टिव डस्ट रेडिएशन हवा में फैल चुकी थी, जिससे थायराइड कैंसर, पशुओं के मांस, दूध, इन दो से क्या होता है लोगों के में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहां के शहर को खाली कराकर 30 किलोमीटर के रेडियस में एक घेरा बना के सील कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट और गवर्नमेंट पर्सन को ही अलाउ किया जाता है। कोल्ड वॉर के दौर में यूएसएसआर नहीं चाहता था कि दुनिया को इस बात का पता चले कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुका है। स्वीडन मॉनेटरी एजेंसीज को तब लगती है जब उनके एटमॉस्फेयर में हाई रेडियो एक्टिव रेडिएशन की मौजूदगी दर्ज की जाती है, लेकिन वे हवा की दिशा को देखकर या अनुमान लगाते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कि ये कहां से आ रहा है, तो उनको पता चलता है कि यह यूएसएसआर के एक शहर यूक्रेन की राजधानी जो थी कि उसकी तरफ से आ रहा है, यानी चेरनोबिल में ब्लास्ट हुआ है। 10 मई तक यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव रेन देखी जाती है। इस रेडियो एक्टिव डस्ट मटेरियल या उसके वेस्ट को ढकने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे सैक्रोफेज कहा गया, जो नवंबर 1986 में तैयार हुआ, लेकिन अगले 30 वर्षों में करप्शन के कारण से यह गिर गया और दोबारा से एक स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनाया गया और जो अनुमान लगाया गया कि अगले 100 सालों तक टिका रहेगा। इसको बनाने में यूएसएसआर की गवर्नमेंट को $3 बिलियन लग जाते हैं, जो 2019 में तैयार हुआ। अगर इसके सोशल इम्पैक्ट की बात की जाए तो 2018 में यूएन साइंटिफिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग इससे 20,000 से अधिक लोगों को थायराइड के कैंसर देखे गए जो उस समय वहां पे मौजूद थे। अगर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात की जाए तो वहां के फॉरेस्ट का कलर विनेगर की तरह हो गया, इसलिए उसे रेड फॉरेस्ट कहा गया। आर्थिक दृष्टि की बात की जाए तो इसके माध्यम से या चेरनोबिल डिजास्टर की वजह से यूएसएसआर की सरकार को 235 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें जानने को कुछ मिली होगी। अगर आपको चीजें बेहतर लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में जिसपे इंफॉर्मेशन के साथ में। तो धन्यवाद।